विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजीत कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी साइंस का 15वां चैप्टर यानी हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। एक पिछले वीडियो में मैं पर्यावरण के बारे में काफ़ी आप लोगों को पढ़ाया भी था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, परितंत्र क्या है, इनके घटक क्या क्या है, ये सब बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का अपना टॉपिक होगा कि आहार श्रृंखला और पोषी स्तर को समझाओ। यही आज का टॉपिक होगा कि आहार श्रृंखला और पोषी स्तर। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़े कि आहार श्रृंखला क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पर्यावरण में सभी सजीव एक दूसरे के साथ अपनी खुराक के लिए अंतर क्रिया करते हैं। यानी आसान शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के रूप में जितने भी छोटे छोटे कीटक हैं, ये कीटक किसके ऊपर निर्भर करते हैं? छोटे छोटे पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं कीटक। इसके बाद हम मेढक समझे, मेढक किसके ऊपर निर्भर करते हैं? कीटकों के ऊपर। मेढक कीटक को खाते हैं। फिर सांप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सांप मेढक के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी इस पर्यावरण में सभी सजीव अपनी खुराक के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के एक श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला का मतलब चैन बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए, परिस्थिति तंत्र के सभी सजीव अपने खुराक के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर श्रृंखला बनाते हैं। सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। यह आईएमपी प्रश्न है। अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि आहार श्रृंखला विविध जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले सजीवों की श्रृंखला है। आहार श्रृंखला में जितने भी भाग लेते हैं सभी सजीव होते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, यहाँ पादप यानी वनस्पतियाँ, वनस्पतियों को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। ये तीनों सजीव हैं। फिर यहाँ है पादप। पादप यानी वनस्पतियों को कौन खाता है? कीटक। कीटक को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये सभी सजीव हैं। तो यही यहाँ पर दूसरा मुद्दा दिया गया है कि आहार श्रृंखला विविध जैविक स्तरों पर यानी अलग अलग स्तरों पर भाग लेने वाले सभी सजीवों की श्रृंखला यानी सभी सजीव रहते हैं। अब इससे आगे एक टॉपिक और अपने को पढ़ना है कि आहार श्रृंखला के 3 अथवा 4 स्तर हो सकते हैं। ये 3 अथवा 4 स्तर कैसे होंगे? तो देखिए यहाँ पर वनस्पतियों को कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। और हिरन को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। तो इसमें 3 स्तर हैं, इसमें 3 सजीव है। फिर वहीं पे देखिए, वनस्पतियों को कौन खा रहा है? कीटक खा रहा है। कीटक को मेढक खा रहा है। मेढक को सांप खा रहा है। सांप को बाज खा रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 चैन बना हुआ है, 5 स्तर है। तो ऐसे ही हम एक टॉपिक और लिख देंगे कि आहार श्रृंखला में 3 अथवा 4 चरण हो सकते हैं। अब हम आगे समझेंगे पोषी स्तर के बारे में कि पोषी स्तर अर्थात क्या। तो इसके पहले के वीडियो में हम उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के बारे में पढ़े थे। उत्पादक कौन होते हैं शॉर्ट में समझ भी ले तो ऐसे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। किससे ऊर्जा प्राप्त करके? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके, यानी सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक। इसमें घास, पेड़ पौधे, हरी वनस्पतियाँ शामिल होती है। ये पिछले के वीडियो में हम सबकी परिभाषा पढ़ चुके थे, उत्पादक के भी, प्राथमिक उपभोक्ता के भी, द्वितीय उपभोक्ता के भी और तृतीय उपभोक्ता का भी। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख ले, फिर ये समझ में आएगा। अब आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ाई एक पोषी स्तर बनाते हैं। प्रत्येक चरण यानी उत्पादक से ऊर्जा किसके पास जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक कौन है? आप समझ लिए, घास, पेड़ पौधे, हरी वनस्पतियाँ, ये सब क्या है? उत्पादक है। ये कहाँ से अपना खुराक ग्रहण करते हैं? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश लेकर के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं
और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं। मेन ऊर्जा ये तैयार कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर अथवा उत्पादक कहा जाता है। अब इनसे ऊर्जा कौन लेता है? तो जैसे गाय घास को खाती है, बकरी घास को खाती है, पेड़ पौधे खाती है, कीटक घास को खाते हैं, खरगोश भी घास को और हरी वनस्पतियों को खाते हैं। तो ये ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं। तो यही यहाँ पर पढ़ा गया है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण यानी एक स्टेप, यहाँ से यहाँ तक ऊर्जा आया। पहले ऊर्जा किसके पास था? सूर्य के पास। और यहाँ से ऊर्जा किसके पास आया? उत्पादक के पास। तो एक स्टेप हो गया, तो इनको हम कहेंगे एक पोषी स्तर या पहला पोषी स्तर। अब आप ये समझ गए कि पहला पोषी स्तर कौन है? उत्पादक है। यही आगे दिया गया है। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं जो सौर ऊर्जा का स्थितीकरण करते हैं और उसके बाद उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये उत्पादक क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उपभोक्ता को देते हैं, उपभोक्ता के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। ये दूसरा मुद्दा है। इसके बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता, इनको दूसरे शब्दों में हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जो प्राणी होते हैं वो, अब यहाँ से ऊर्जा यहाँ पे जा रहा है, तो ये द्वितीय पोषी स्तर है। और ये जो द्वितीय पोषी स्तर है ये क्या करते हैं? तो उत्पादक से ऊर्जा लेकर के छोटे मांसाहारी या द्वितीय उत्पादक को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान से समझना, प्राथमिक उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर का मतलब कि ये पहले से ऊर्जा लिए, इसके मतलब कि ये द्वितीय पोषी स्तर है, पहले पोषी स्तर से लिए है ऊर्जा। प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य क्या है? उत्पादक से ऊर्जा लेना, यानी घास, पेड़ पौधों से, हरी वनस्पतियों से ऊर्जा लेते हैं और उसको किसको दे देते हैं? द्वितीय उपभोक्ता को, यानी जैसे सांप को, भेड़िया को। ये बताओ, कीटक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा। खरगोश को कौन खाएगा? भेड़िया खा लेगा। अब द्वितीय उपभोक्ता को हम तृतीय पोषी स्तर कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर क्यों कहते हैं? ये क्या करते हैं? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा लेकर के तृतीय उपभोक्ता को देते हैं। अब देखिए, छोटे मांसाहारी में जैसे मान के चलो सांप है, भेड़िया है, तो भेड़िया को इधर से शेर भी खा सकता है, बाघ भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है। कई बार ये शेर, बाघ, चीता डायरेक्ट ये प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं, गाय को, बकरी को भी खा लेते हैं। तो ये रहा अपना पोषी स्तर। द्वितीय उपभोक्ता अथवा छोटे मांसाहारी तीसरे पोषी स्तर है। देखिए, द्वितीय उपभोक्ता अथवा छोटे मांसाहारी, ये रहा द्वितीय उपभोक्ता, नहीं तो छोटे मांसाहारी। ये कौन से पोषी स्तर है? तीसरे पोषी स्तर है। देखिए यहाँ पे तीसरा पोषी स्तर है। इसके बाद ये क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा ग्रहण करके ये द्वितीय उपभोक्ता कहाँ से ऊर्जा लेते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा लेते हैं और तृतीय उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। यह है तृतीय उपभोक्ता अथवा उच्च कक्षा के मांसाहारी चौथे पोषी स्तर है। देखिए, ये चौथा पोषी स्तर है। इनको तृतीय उपभोक्ता नहीं तो उच्च कक्षा के मांसाहारी भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? द्वितीय उपभोक्ता से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और अपमार्जक के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। शेर, बाघ से ऊर्जा कौन प्राप्त करता है? अपमार्जक। अपमार्जक हम लोग पिछले के वीडियो में समझ चुके हैं क्या है। जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो मरने के बाद इनके शरीर का विघटन करते हैं, उसको उपमार्जक कहते हैं। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का वहन, ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाता है। अब देखिए, उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं। जो लाइन लिखा गया है वो शुरू से पढ़ते हैं। पहले क्या है? आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण पोषी स्तर बनाते हैं। ये मैं बताया, ये क्या था? आहार श्रृंखला था। ये आहार के लिए सभी सजीव एक दूसरे पर जुड़े हुए होते थे। तो इनका प्रत्येक स्तर क्या था? पोषी स्तर था। प्रत्येक स्तर क्या कहलाता था? पोषी स्तर। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का वहन उत्पादकों से शुरू होता है। देखिए, ऊर्जा कहाँ से शुरू होता है? सूर्य से ऊर्जा कौन लिया? उत्पादक लिए, यानी ऊर्जा उत्पादक से शुरू होता है और उत्पादक देते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता देता है द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता देता है तृतीय उपभोक्ता को, तृतीय उपभोक्ता ऊर्जा देते हैं अपमार्जक को। यानी ऊर्जा का वहन यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लगातार होता है। यही यहाँ पर दिया गया है।
उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं जो सौर ऊर्जा का शोषण करके, सूर्य से ऊर्जा लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके शाकाहारी तक पहुंचाते हैं। देखिए अब ये उत्पादक का पूरा काम आप समझ लिए। उत्पादक सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके अपने अंदर ये खुराक तैयार करते हैं और उस खुराक को प्राथमिक उपभोक्ता को दे देते हैं। यानी घास जब तैयार होगा तो घास को गाय, बकरी, कीटक, खरगोश ये सब खाएंगे। इसके बाद अर्थात सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी। सिर्फ यहाँ से देखिए, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा आया उत्पादक के पास, उत्पादक के पास ऊर्जा कहाँ गया? प्राथमिक उपभोक्ता के पास यानी शाकाहारी के पास। यही यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जब मांसाहारी प्राणी पोषण के लिए शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये छोटे मांसाहारी प्राणी है, यह शेर बाघ भी है। ये अपना पोषण प्राप्त करने के लिए शेर जो है किसका, गाय को, बकरी को या खरगोश का भक्षण करेगा। या यहाँ सांप है, भेड़िया है, ये कीटक और खरगोश का भक्षण करेंगे। भेड़िया खरगोश का भक्षण कर सकता है। तब क्या होता है, जब ये भक्षण करते हैं तो ऊर्जा शाकाहारी प्राणी से मांसाहारी प्राणियों की तरफ वहन करता है। अब देखिए ऊर्जा कहाँ पे था? ऊर्जा आया था प्राथमिक उपभोक्ता के पास। चला किसके पास से ऊर्जा? सूर्य के प्रकाश से पास ऊर्जा चला। पहले आया घास, पेड़ पौधों के पास। घास, पेड़ पौधों के पास से ऊर्जा कहाँ चला गया? गाय बकरी घास को खाई तो ऊर्जा चला गया गाय बकरी कीटक खरगोश के पास। अब यहाँ से ये ऊर्जा, अगर गाय और बकरी को शेर खा गया तो ये ऊर्जा चला गया तृतीय उपभोक्ता के पास। या कीटक और खरगोश को सांप भेड़िया खा गया तो ये चला गया छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता के पास चला गया। अर्थात क्या हो जाएगा? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा निकलेगा, उत्पादक यानी घास फूस के पास जाएगा, शाकाहारी यानी गाय बकरी के पास जाएगा, मांसाहारी यानी शेर के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद जब मांसाहारी प्राणियों का पोषण के लिए उच्च कक्षा के मांसाहारी भक्षण करते हैं तो ऊर्जा का वहन मांसाहारी से उच्च कक्षा के मांसाहारी तक पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो छोटे मांसाहारी थे, छोटे मांसाहारी यानी सांप और भेड़िया, इस सांप को मान के चलो कि यहाँ पर बाज है, वो बाज खाया तो द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी के पास ऊर्जा था, अब वो चला गया तृतीय उपभोक्ता के पास। भेड़िया को शेर खाया तो द्वितीय उपभोक्ता के पास से ऊर्जा तृतीय उपभोक्ता के पास यानी शेर बाघ के पास पहुंच गया। अब देखिए आगे के टॉपिक में दिया गया है कि जब उच्च कक्षा के मांसाहारी मर जाते हैं, उच्च कक्षा के मांसाहारी यानी शेर और बाघ और चीता जब ये मर जाएंगे तो उनके मृत शरीर का विघटन होगा। उनका मृत शरीर या तो जंगल में पड़ा रहेगा, नहीं तो मिट्टी में दब जाएगा। तो उनके शरीर का विघटन हो जाता है। विघटन मतलब हम आसान भाषा में समझे कि उनका शरीर सड़ने लगता है और शरीर सड़ने पर छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे कीड़े उनके शरीर को खाने लगते हैं और उन छोटे छोटे कीटाणुओं को हम क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। तो अब वो ऊर्जा किसके पास चला गया? अपमार्जक के पास। देखिए ऊर्जा कहाँ से चला था? अब ध्यान से समझना। ऊर्जा चला था सूर्य के प्रकाश से, पहुंचा पहले किसके पास? उत्पादक के पास। उसके बाद पहुंचा प्राथमिक उपभोक्ता के पास, यानी प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब किसके पास? शाकाहारी के पास। शाकाहारी के बाद किसके पास पहुंचा? मांसाहारी, छोटे मांसाहारी के पास। छोटे मांसाहारी के बाद उच्च कक्षा के मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता के पास पहुंचा और उसके बाद अपमार्जक यानी विघटक के पास पहुंच गया। इस प्रकार ऊर्जा का वहन सूर्य से विघटक तक होता है। अब ये सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे विघटक तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इस ऊर्जा का जो वहन हुआ, यानी ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह चली गई आहार श्रृंखला में, ये एक दिश होता है। एक दिश का मतलब कि एक ही दिशा में होता है। अगर घास चाहेंगे तो बकरी से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर गाय बकरी चाहेगी तो सांप और भेड़िए से या छोटे मांसाहारी से ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकती। यानी ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आएगा, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए ऊर्जा का एक दिशीय वहन होता है या एक मार्गीय वहन होता है। ये विकल्प के लिए आप हमेशा याद रखना, या एक एक वाक्य के लिए आप प्रश्न याद रखना कि ऊर्जा का एक दिशीय वहन होता है। एक दिशीय को एक मार्गीय कहा जाता है, यानी एक ही रास्ते से वहन हो रहा है।
इसको खास आप याद रखना विकल्प के लिए कि ऊर्जा का वहन जो होता है एक ही मार्ग में होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अब आगे हम लोग पढ़े कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के वहन के अभ्यास पर से प्राप्त परिणाम लिखें। यानी जब ऊर्जा का वहन होता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। अब इसके बारे में क्या दिया है देखो, हरी वनस्पतियां सौर ऊर्जा का सिर्फ 1%, ध्यान रखना विकल्प के लिए आप याद भी रखना इसको, ये आंकड़ा बहुत ही आईएमपी है। सौर ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग को शोषित करके और उसे खाद्य पदार्थों में रूपांतरित करती है। यहां पर सूर्य है, सूर्य का जब प्रकाश आएगा तो जितना प्रकाश आता है पेड़ पौधे सबको शोषित नहीं कर लेते। अगर पेड़ पौधे सभी को शोषित कर लेते तो हम लोगों के लिए तो धूप बचता ही नहीं। तो जितना सूर्य का प्रकाश आता है उसका सिर्फ 1% भाग ही पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि हरी वनस्पतियाँ सौर ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग को शोषित करके और उसे खाद्य में रूपांतरित करती है। ऊर्जा का वहन जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। अब इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लो कि जब उत्पादक से उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो जितना उत्पादक के पास ऊर्जा होगा पूरा का पूरा ऊर्जा उपभोक्ता के पास या प्राथमिक उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचता है। बहुत सारा ऊष्मा के रूप में व्यय होकर के वापस वातावरण में पहुंच जाता है। उसी तरह से जितना ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता के पास होता है उतना द्वितीय उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचता। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जब ऊर्जा का वहन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है, देखिए पहला पोषी स्तर कौन था, उत्पादक थे। इससे जब द्वितीय पोषी स्तर में पहुंच जाता है तो पूरा ऊर्जा ऊपर नहीं जाता, उसकी अधिक मात्रा क्या होती है, पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ता अधिक ऊर्जा का व्यय करते हैं। अब देखिए उत्पादक भी ऊर्जा का व्यय करते हैं, लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण में ऊर्जा व्यय करते हैं। उदाहरण के रूप में मैं अपने को ले लूँ, मैं यानी मनुष्य यानी प्राथमिक उपभोक्ता, हमने खुराक ग्रहण किया, ठीक है। एक मान लो मनुष्य है, ये मनुष्य ने क्या किया, खुराक ग्रहण किया। कहाँ से, किसी फल से यानी वनस्पति के साथ, वनस्पति से ऊर्जा इनके पास मनुष्य के पास आई। अब ये मनुष्य जितनी ऊर्जा प्राप्त किए पूरा ही आगे नहीं बढ़ाएंगे। इससे भी छोटा उदाहरण देखना है तो ये देखो कि जैसे मान लो कि वनस्पतियाँ है और वह वनस्पति से ऊर्जा खरगोश प्राप्त करता है और खरगोश को शेर खा रहा है, तो खरगोश से ऊर्जा शेर प्राप्त करता है। तो वनस्पति से जितना ऊर्जा खरगोश को मिला पूरा का पूरा शेर के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना खाने के अगर 5 दिन 7 दिन बाद तक अगर खरगोश जिंदा रहता है या जब खाना खाया 2 घंटे जिंदा रहता है तो उस 2 घंटे में खरगोश हलन चलन करेगा, उसकी सभी कोशिकाएं में वृद्धि होगी। तो कुछ शारीरिक क्रियाएं के लिए कुछ खरगोश दौड़ता है, उछलता है, तो वहाँ पर ऊर्जा का व्यय हो जाता है। वह ऊर्जा का व्यय वापस वातावरण में चला जाता है, उसका कम ही मात्रा शेर के पास पहुँच जाता है। तो ये चीज़ अपने को याद रखना है कि उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ता अधिक ऊर्जा का व्यय करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सतत पूर्ति होती रहे यह आवश्यक है। ये भी आपको बता दूं कि लगातार सूर्य से ऊर्जा घास को मिलती रहे, ये घास पेड़ पौधे लगातार प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा देते रहे, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा देते रहे और ये द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को ऊर्जा देते रहे, यह अति आवश्यक है। इनमें किसी का भी काम बंद नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि हम यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता को हटा दें, प्राथमिक उपभोक्ता थोड़ी देर के लिए हट गए, तो अब क्या बचा, ऊर्जा किसके पास रहेगा,
उत्पादक के पास। उत्पादक से डायरेक्ट ऊर्जा शेर, बाघ, चीता नहीं ले सकते, यानी घास, पेड़ पौधे, हरी वनस्पतियाँ से शेर, बाघ, चीता जिंदा नहीं रह सकते, तो पूरा आहार श्रृंखला टूट जाता है। ऊर्जा का लगातार वहन होते रहना जरूरी है। ऊर्जा का कुछ उपयोग हम लोग जानते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में पढ़े भी थे कि पाचन में भी होता है, वृद्धि में भी होता है, जनन में भी होता है। बचे हुए भोजन का केवल 10% ही जैव मात्रा में बदलता है। ये जैव मात्रा क्या है? अब देखिए, जैव मात्रा किसे कहते हैं? जैसे हिरण है, किससे ऊर्जा लेगा? पादप से। जब ये पादप से ऊर्जा लेगा तो उदाहरण के रूप में हम मान के चले कि 400 जूल ऊर्जा ये लिया, तो इसका सिर्फ 10% ही आगे बढ़ाएगा। 400 का 10% यहाँ पे निकाल लो, 400 गुणे 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 40 जूल। यानी शेर के पास सिर्फ ऊर्जा पहुंचा कितना? 40 जूल। तो हम ऊर्जा ग्रहण करके और जितना ऊर्जा ऊपर के पोषी स्तर को पहुंचाते हैं उसी को जैव मात्रा कहते हैं। ठीक है, हम लोग ऊर्जा ग्रहण करके अपने ऊपर वाले पोषी स्तर को जितना ऊर्जा पहुंचाते हैं उसको हम जैव मात्रा कहते हैं। तो यही यहाँ पर दिया गया है। और ये IMP है कि जैव मात्रा कितना प्रतिशत ऊपर की पीढ़ियों में ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम खाए हुए भोजन के केवल 10% ही जैव मात्रा में बदल पाते हैं, अर्थात अगले पोषी स्तर को पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, पादप से ऊर्जा लेगा हिरण, हिरण उछलेगा, खेलेगा, कूदेगा, बढ़ेगा, उसकी शारीरिक वृद्धि होगी, तो वहाँ ऊर्जा का व्यय होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर अधिक मात्रा में ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए आहार श्रृंखला सिर्फ 3 या 4 चरण की होती है। लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है, इसीलिए जो आहार श्रृंखला होती है 3-4 चरण में जाके समाप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये 3 चरण की ही आहार श्रृंखला है। पादप को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर, पादप को खाएंगे कीटक, कीटक को खाएंगे मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। यहाँ 4-5 स्टेप चला। जलीय पादप हैं, पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले, उनको छोटे छोटे कीटक खाते हैं, उन कीटकों को मछली खाती है, मछली को बगुला खाता है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान से समझिए, हमने ये पढ़े कि लगातार ऊर्जा का व्यय होता है। जितना ऊर्जा पादप के पास रहता है उसका बहुत कम प्राथमिक उपभोक्ता को पहुंचता है, उसका बहुत कम द्वितीय उपभोक्ता को पहुंचता है, उसका बहुत कम तृतीय उपभोक्ता को पहुंचता है। यानी ऊपर के पोषी स्तर तक जाते जाते ऊर्जा कम होता जाता है। अब एक कंडीशन ऐसा आता है कि ऊर्जा बिल्कुल समाप्त हो जाता है। अब आप ध्यान से ये समझिए कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर पादप को खाने वाले हम, जैसे मान लो बकरी रख लें, पादप को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा ज़्यादा पादप के पास होगा कि बकरी के पास होगा? तो ज़्यादा ऊर्जा पादप के पास होगा, क्योंकि उसके एक ही स्टेप आगे बकरी आता है, तो यहाँ पर ऊर्जा थोड़ा व्यय हो जाएगा। इसके बाद बकरी के पास ज़्यादा ऊर्जा होगा कि शेर के पास ज़्यादा ऊर्जा होगा? तो ज़्यादा ऊर्जा बकरी के पास होगा। अब हमको यदि खाना हो तो इसमें से सबसे अच्छा कौन होगा? कहाँ से हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो पादप के साथ। हम पादप को ग्रहण करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी हरी वनस्पतियों को खाने का प्रावधान रखा गया है, मांसाहारी को मना किया गया है, क्योंकि वो अगला पोषी स्तर है, उससे उतनी ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती है। चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो मैं बताया कि ऊर्जा नीचे से खत्म होते होते ऊपर जाकर के बिल्कुल समाप्त हो जाती है। निचले पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, यह भी बताया कि नीचे ऊर्जा की मात्रा अधिक रहती है। इसके बाद उत्पादक सजीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। देखिए, इसीलिए शेर, बाघ, चीता संख्या में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ऊपर ऊर्जा कम पहुंचता है, और नीचे गाय, बकरी, कीटक उनके नीचे के उपभोक्ता हैं, तो इनकी संख्या अधिक होती है। उनसे भी ज़्यादा संख्या पेड़ पौधे, घास, हरी वनस्पतियों की होती है, क्योंकि इनको ऊर्जा और ज़्यादा मिलती है। तो जैसे जैसे ऊपर ऊर्जा वहन होता है आहार श्रृंखला में, वैसे वैसे ऊर्जा की कमी भी होती जाती है, सजीवों की संख्या कम भी होती जाती है। अब देखिए, जितना गाय, बकरी, कीटक और खरगोश दिखते हैं उतना ज़्यादा शेर, बाघ, चीता नहीं दिखते। चौथी पोषी स्तर पर सजीवों की संख्या कम होती है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे,
आहार जाल के बारे में। आहार जाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम ये पढ़ लिए कि प्रत्येक सजीव अपनी खुराक की आवश्यकता के लिए दूसरे पर आधारित होकर के एक श्रृंखला बनाते हैं। खाना खाने की श्रृंखला यहाँ पर बनाते हैं, अपना खुराक ग्रहण करने की जैसे श्रृंखला है, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ये आहार श्रृंखला की परिभाषा भी हो जाती है। प्रकृति में प्राणियों की आहार के संबंध को सरल श्रृंखला में नहीं समझा जाता। कई बार आहार श्रृंखला उलट पुलट हो जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पादप को कौन खाता है, कीटक खाते हैं। कीटक को कौन खाता है, मेढक खाते हैं। लेकिन कई बार अगर मेढक गायब हो जाए तो सांप क्या करते हैं, कीटक को भी खाने लगते हैं। ये अपना श्रृंखला तोड़ करके और शाखान्वित श्रृंखला यानी एक से अधिक श्रृंखला बनाने लगते हैं, और जिसको हम आहार जाल के नाम से जानते हैं। अलग अलग आहार श्रृंखलाओं की लंबाई, उनकी संरचना में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। ये आँख के सामने है। ये आहार श्रृंखला की लंबाई 3 स्तर की है, ये आहार श्रृंखला की लंबाई 5 स्तर की है, ये आहार श्रृंखला की लंबाई 4 स्तर की है। इसमें 4 स्टेप बने हुए हैं। सामान्य रूप से प्रत्येक सजीव 2 या 2 से अधिक सजीवों का भक्षण करता है और सजीवों का आहार करता है। इसकी आकृति आपके किताब में दिया गया है। देखिए यहाँ पर सामान्य तौर पर यहाँ पे सांप दिया गया है। ये सांप मेढक का भी भक्षण कर देता है, सांप छोटे मोटे पक्षी का भी भक्षण कर लेता है, सांप चूहे का भी भक्षण कर लेता है। यानी एक से अधिक श्रृंखलाओं में घुस सकता है सांप। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीधी आहार श्रृंखला के बजाय सजीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, यानी अलग अलग भागों में बंट जाते हैं। अभी सांप का उदाहरण में दिया कि अलग अलग श्रृंखला में से वो सजीवों को खा लेता है, तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है जिसे आहार जाल कहते हैं। अब देखिए, सिर्फ आहार जाल की परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाए तो आपको सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक लिख देना है, परंतु आहार जाल समझाओ ऐसे 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं जैव आवर्धन अथवा जैव विशालन, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक दिया गया है कि प्रत्येक सजीव अपनी खुराक की जरूरत के लिए, अपनी खुराक की आवश्यकता के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर होकर के आहार श्रृंखला की रचना करते हैं। बहुत देर से हम आहार श्रृंखला के बारे में इतना सारे पढ़ लिए कि सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होकर के आहार श्रृंखला बनाते हैं। आहार श्रृंखला की परिभाषा ऊपर पढ़ भी लिए थे। आहार श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा, पोषक द्रव्यों का वहन नीचे के पोषीय स्तरों से उच्च पोषीय स्तरों में होता है। यहाँ पर देखिए, ये नीचे के पोषीय स्तर से ऊपर के पोषीय स्तर तक यहाँ पर ऊर्जा गया हुआ था। ये मैं कब से समझा रहा हूँ आपको। अब परिस्थिति तंत्र के आहार श्रृंखला में कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रवेश करता है और उसका चतुर्थ पोषीय स्तर तक वहन होता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान के चलिए कि कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जैसे मान लो पादप है। पादप कहाँ पे होते हैं, जमीन पर होते हैं। उसी जमीन पर कोई रासायनिक यानी केमिकल, जैसे मान लो किसान कीटनाशक दवा डाल दिया और उस कीटनाशक का असर पादप में हो गया। उस पादप को हिरन खाएगा तो 10% उसका असर हिरन में भी होगा। अब उसका 10% शेर में भी होगा। तो जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वह नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचते हैं। तो हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रवेश करता है और उसका चतुर्थ पोषीय स्तर तक यानी शेर बाघ तक वहन हो जाता है। फसलों को रोग कीटकों से बचाने के लिए पीड़कनाशक रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मैं आपको अभी समझाया कि जैसे मान लो खेत है, उस खेत में अगर रसायन डाला गया या कोई केमिकल डाला गया किसान के द्वारा, अगर वर्षा हुई तो वह बह करके पानी में चला जाएगा। पानी में से उसकी मात्रा जलीय पादप यानी जलीय वनस्पतियों में चला जाएगा। जलीय वनस्पतियों से उसका असर कीटक में चला जाएगा। कीटक से उसका असर मछली में चला जाएगा। मछली से उसका असर बगुले में चला जाएगा। जल स्रोत में चले जाते हैं जहाँ पर जलीय जंतुओं और जलीय वनस्पतियों में प्रवेश करते हैं और आहार श्रृंखला में चले जाते हैं। ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, यानी इनका विघटन नहीं होता है। इसके आगे के टॉपिक में जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्येक पोषीय स्तर में इनका वहन होता है। आहार श्रृंखला में मनुष्य
शीर्षस्थ स्थान पर होता है। देखो, आहार श्रृंखला में शीर्षस्थ स्थान पर कौन होता है? मनुष्य, यानी इसमें सबसे होशियार प्राणी मनुष्य है, शीर्ष स्थान उसी को दिया जाता है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन या जैविक विशालन कहते हैं।